नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज कोई इंट्रो नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधे गेस्ट से जुड़ते हैं और गेस्ट भी कोई आपके लिए अपरिचित नहीं, विजय सरदाना साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। विजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। तो विजय जी, केजरीवाल को किस-किस कर्म के लिए या कारनामों के लिए नोबेल मिलना चाहिए? धूर्तता के लिए, झूठ के लिए, मक्कारी के लिए, गिरगिटी जो फैसले हैं उसके लिए, बयानों के लिए जो ये बदलते रहते हैं, निष्ठाएँ बदलते रहते हैं, कल सब चोर थे, आज उनके सब संगी साथी हैं, इसके लिए मिलना चाहिए? या साथियों के लिए जो इन्होंने साथियों के साथ जो छल-कपट किया है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? या कसम तोड़ने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए? या भ्रष्टाचार करने के लिए मिलना चाहिए? सर, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। सर देखिए, नोबेल प्राइज़ मिलता है जब आप कोई यूनिक काम करते हैं। कुछ ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाता है। और मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को नोबेल प्राइज़ एक हिसाब से तो अगर राजनीति में कोई नोबेल प्राइज़ होता, तो वो मिल सकता था। अनफॉर्च्यूनेटली क्या है कि नोबेल प्राइज़ में पॉलिटिक्स की कैटेगरी नहीं है। और अगर वहां पे डर्टी पॉलिटिक्स की कैटेगरी होती तो निश्चित रूप से इनको नोबेल प्राइज मिल जाता, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा रोल मॉडल जैसे कहते हैं ना, हर एक में एक कोई डॉक्ट्रिन होता है, कोई थ्योरी होती है, कोई कॉन्सेप्ट होता है जो यूनिक होता है, जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, जिसमें समाज पे उसका असर होता है। ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। तो केजरीवाल साहब को इस बात मतलब कि केजरीवाल को अगर कोई नोबेल प्राइज मिलेगा तो इस बात का मिलेगा कि राजनीति या जनता के साथ धोखाधड़ी कैसे नहीं की जानी चाहिए, इसका ये अपने आप में एक सैंपल है। क्योंकि जो काम इन्होंने किए हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में कभी किसी ने इतना किया होगा। तो उस मेहनत के लिए हर कदम पे, हर डिपार्टमेंट में, हर कानून में, हर जगह, मतलब आप ये कह सकते हो कि बेशर्मी कहना एक थोड़ा-सा हार्श वर्ड होगा, लेकिन हर मर्यादा को ताक पे रखना और खुद ही की बनाए हुए उसूलों को सबसे पहले खुद ही तोड़ना, ये जो मतलब कि स्किल है ना, या ये मैं कहूं कि ये जो क्षमता है, ये केजरीवाल साहब के अलावा मैंने तो हिंदुस्तान के किसी राजनीतिज्ञ में नहीं देखी। लोगों ने एक दो जरूर किया होगा। आप किसी को बोलोगे कोई करप्ट है, कोई क्रिमिनल है, कोई कुछ है, आप दो चार संज्ञा के आगे तीसरी पे नहीं जा पाओगे। आप उदाहरण देख लीजिए, आपका तो सर अनुभव बहुत ज्यादा है हमसे। तो 50 साल के आपके जो कैरियर में एज ए जर्नलिस्ट, एज एडिटर ऑफ वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी पॉलिटिशियन को आप दो उपमा से ज्यादा दे पाएंगे? आप ये कह सकते हैं यार, ही इज करप्ट एंड ही इज क्रिमिनल। तीसरा बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपको शब्द नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे तो आप जितने एडवर्ब एडजेक्टिव लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ये जो करामात या जो कमाल किया है ना केजरीवाल साहब ने, इसके लिए नोबेल प्राइज के ये हकदार तो बनते हैं। और अब तो बेशर्मी की इंतहा हो गई है। इनके प्रवक्ता ईडी को निर्देश दे रहे हैं कि समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? मतलब ये भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है कोई अभियुक्त जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी जेल में हो, जिसको जमानत ना मिल रही हो। 1 साल हो गया, 26 फरवरी को उन्हें अंदर गए हुए। एक और इनके करीबी और प्राण प्यारे संजय सिंह, वो भी अब जेल में हैं, उनको भी ज़मानत नहीं मिल रही और इनको भी पता है कि जाएँगे ये भी अंदर, ज़मानत इनको भी नहीं मिलेगी और इसीलिए 1-2 नहीं, 7-7 समन पर हेमंत सोरेन का भी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा हैं कि जितने उनको मिले थे, उससे ज़्यादा मैं
उल्लंघन करूँगा और अब तो दिशा निर्देश दे रहे हैं ईडी को। तो एक तो ये समझाइए, इनकी बेशर्मी और धूर्तता तो सबके सामने है और किस-किस तरह की पेशबंदी करते हैं, वो भी सबके सामने है। इस बार इन्होंने नया बहाना ढूँढा है कि इंडी अलायंस को छोड़ दो, नहीं तो जेल में डाल देंगे और इसीलिए ईडी ने ये समन जारी किया है। तो जो 7 समन जारी किए गए हैं, शायद उनके लिए शुरू के 3 के लिए अलग-अलग कारण थे, फिर छठे तक जो है ये अवैध है ये और अब ये नया बहाना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी गई थी, उसका और इनके समन पर पेश ना होना, इन दोनों का आपस में लिंक है और राउज एवेन्यू कोर्ट के 16 मार्च के किसी डिसीजन का इंतजार ईडी करने के लिए बाध्य है क्या? सर देखिए, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर ये बोलते हैं ईडी को कि कोर्ट का फैसले का इंतजार करिए, कोर्ट का फैसला तो आ चुका। कोर्ट ने तो साफ कहा है, मैं आपको लाइन पढ़ देता हूं, कंक्लूजन जो कोर्ट का है। टू sum up from the contents of the complaint and material placed on record, prima facie offense under section 174 of IPC is made out and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of CRPC against accused Mr. Arvind Kejriwal. एक्यूज बता कोर्ट का दिया सीधे से। कोर्ट ने तो फैसला दे दिया। ये तो सिर्फ आपको बुला के ये पूछना चाह रहे थे कि भाई साहब ये आपने बदतमीजियां क्यों करी। आपने की, कोर्ट ने इसको मान लिया। सिर्फ आपको, जिसको एक कहा जाता है ना प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस, की एक बार आपकी भी सुन लेते हैं। इसीलिए आपको सामने बुलाना जरूरी है, नहीं तो आप कहोगे जी हमारी तो सुनी नहीं। और जब इनको कहा कि आप आइए अपनी कहानी सुनाइए तो कहते हैं जी मैं आ नहीं पा रहा हूं, मेरे यहां तो अचानक बजट सेशन आ गया है। अचानक बजट सेशन कैसे आ सकता है, क्योंकि बजट सेशन तो बगैर मुख्यमंत्री की परमिशन से हो ही नहीं सकता। तो और इसका मतलब अचानक ये, विश्वास प्रस्ताव भी अचानक आ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल साहब को यही नहीं पता कि उनके यहाँ बजट सेशन कौन बुला रहा है, उनके राज्य में क्या हो रहा है। अगर ये अचानक है तो जैसे मनमोहन जी के लिए कहा जाता था कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब केजरीवाल साहब है एब्सेंटी चीफ मिनिस्टर। इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब कुछ ही अचानक हो रहा है। तो और इंटरेस्टिंग बात सर, अचानक हुआ लेकिन 10 दिन हो गए अभी तक बजट पेश नहीं हुआ और आपने बजट सेशन बुलाया। तो बजट बनाया भी या नहीं? तो बजट तो बनाया इन्होंने, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने परमिशन दी है, एलजी के पास फाइल जानी है। 4 दिन में एलजी से फाइल होम मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंट और रिटर्न और वापस सरकार के पास आना, ये काम 4 दिन में हो गया। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से वो फाइल एलजी तक नहीं जा रही है, आज उसके 7 दिन हो गए। 1 किलोमीटर फाइल ट्रेवल करने में 7 दिन लगते हैं। ये एफिशिएंसी है अरविंद केजरीवाल की सरकार की, क्योंकि ये चाहते हैं कि बजट सेशन एक्सटेंड हो। क्योंकि जब तक आप बजट पेश नहीं करेंगे तो आपके पास एक बहाना है कि साहब मैं बजट में बिजी हूं, मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जिस दिन ये बजट पेश करेंगे अगले दिन ईडी का सम्मन आ जाएगा, परसों आ जाओ। तो ये सब बहानेबाजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की मर्यादा का मुखौल बनाया जा रहा है और अब देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने तो कसम खा ली है कि मैं ईडी के सामने गया तो जेल जाना तय है। तो ये तो हर बहाना ढूंढेंगे। अब मुझे लगता है कि देखिएगा, ये कुछ और नई चाल चलेंगे जब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक में हम इसका सेशन एक्सटेंड कर दिया है अगले हफ्ते तक, उसमें बजट सेशन को, और फिर उसके बीच में फिर कोई नया खेल होगा। और अगली बार 17 तारीख को ये जाएंगे या नहीं, या कुछ और तमाशा करेंगे, कोई बीमारी का बहाना करेंगे, ये देखना है। क्योंकि अगर ये कोर्ट में भी चले गए तो कोर्ट इनको एक ही आदेश देगा कि प्लीज कोऑपरेट विद पीएमएलए। तो जब आपको ईडी के साथ कोऑपरेट करना है, मतलब आपको पेशी देनी है। अगर ये उस समय नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो फिर ये
जो सेक्शन 2004 सेक्शन 204 जो है सीआरपीसी में, इनके खिलाफ वारंट इश्यू हो सकता है कि पकड़ के लाइए सब, या सुन नहीं रहे हैं। तो ये तो अपने लिए खुद समस्या ले रहे हैं, और अगर ये जाते हैं तो इनको पता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो ये तो अब तो सिर्फ ये देखना है कि अगला कारनामा या अगली चाल ये क्या चलते हैं कोर्ट और ईडी के सामने। ना इस बार तो इन्होंने बजट सेशन का बहाना ले लिया, इनको पूरा 3 हफ्ते की रिलीफ मिल गई। अब नया बहाना क्या होगा, और ये कोशिश करेंगे डिले करने की। हो सकता है कि अगर इनको मान लीजिए ये बोल दे कि लोअर कोर्ट कि आप जाइए और ईडी के सामने उपस्थित हों, मुझे लगता है ये तुरंत हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, जी लोअर कोर्ट का जजमेंट गलत था। फिर ये इसको हाई कोर्ट में घसीटेंगे, और फिर हाई कोर्ट भी अगर ये बोल देगा कि सर ऐसा है कि ये गड़बड़ है, तो फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इनका मकसद ये है तब तक चुनाव घोषित हो जाए, और जब चुनाव घोषित हो जाएंगे तो कहेंगे देखिए मेरा अधिकार है कैंपेन करने का, तो मैं जेल में नहीं रह सकता। और फिर ये जुलाई तक, मतलब कि ये समझिए मई एंड तक ये बाहर घूमेंगे। ये है इनका गेम प्लान। तो ही इज गोइंग टू बाई टाइम। ये सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं आचार संहिता लग जाए, एक बार चुनाव घोषित हो जाए, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा एज फंडामेंटल राइट्स कि देखिए मैं पार्टी का कन्वीनर हूं, और अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पार्टी की तरफ से कि मेरे को प्रमोशन करना है पार्टी का, और मेरे को जेल में डाल दिया है, दिस इज अगेंस्ट पॉलिटिकल इथोस ऑफ इंडिया, तो मुझे तो मुक्ति दी जाए। ये पूरा खेल आप देखिएगा ऐसे ही निकलेगा। हम तो प्राइमरी पाठशाला के पढ़े हुए हैं। हमारे हेडमास्टर थे कैलाश शर्मा, वो तो खैर अब नहीं है। पर हमारी कक्षा में 1-2 छात्र ऐसे थे जो बंक मारते थे, और उसका इलाज था हेडमास्टर साहब के पास। 4 हट्टे-कट्टे छात्रों को भेजते थे कि ढूँढो कहाँ है, और 2 हाथ पकड़ो, 2 पैर पकड़ो, टाँग के ले आओ। और यही होता था। वो रोता-पीटता, शोर मचाता हुआ गलियों से स्कूल में जाता था, और जब प्राइमरी पाठशाला में आता था तो लड़के उसको पटक देते थे ज़मीन पर ला कर के। और उसके बाद हेडमास्टर साहब वो शहतूत की एक बड़ी लंबी लकड़ी होती थी, मुर्गा बनवा कर के फिर उसका जो इलाज होता था वो करते थे। क्या केजरीवाल यही सिचुएशन पेश नहीं कर रहे हैं कि इनको टाँग करके ले जाया जाए और ये हल्ला मचाएँ, इनके प्रवक्ता भी हल्ला मचाएँ कि देखो मार लिए, मार लिए, मार लिए, लोकतंत्र की हत्या हो गई। यही सीन क्रिएट करना चाहते हैं ये? सर कोशिश तो देखिए इनकी ये है कि किसी भी रूप में ये जेल से बाहर रहे, क्योंकि अगर ये एक बार जेल चले गए तो जो इन्होंने पूरा अपना एक हवाई किला बनाया वो सब ढह जाएगा। तो एक तो इनके लिए सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि एकमात्र एक पॉलिटिकल कैपिटल है कि स्लोगन कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। इसके बाद तो इनके पास कुछ मास मूवमेंट तो है नहीं। इनको ये भी पता है कि अगर एक बार सत्ता हाथ से चली गई तो फिर दोबारा नहीं आनी, क्योंकि जनता बड़ी तेजी से अपना रुख बदलती है। और एक बार जब सत्ता हाथ से चली गई तो इनकी पूरी जिंदगी के जो अरमान है वो परेशान हो जाएंगे ये, और उसके साथ साथ इनके लिए समस्या एक और हो जाएगी कि इतने केसेस इन पे हैं कि इनको पूरी जिंदगी अपने जेब से धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सरकारी वकील मिल जाते हैं, सरकार टैक्स मतलब टैक्स पेयर का पैसे का अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं और इनका गुजारा चल जाता है। फिर ये हो जाएंगे आम आदमी। अभी तो इनके लिए वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस हैं, लेकिन जब ये वास्तव में आम आदमी बन जाएंगे इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहां कहां किधर किधर भटकेंगे। ना तो फिर इनको कोई सरकारी डिपार्टमेंट सपोर्ट करने वाला है, ना इनके पास कोई प्रिविलेजेस होगा, ना शीश महल होगा। ये आम आदमी की तरह इनको रहना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम इनके साथ अब ये हो गई है कि ये अब दिखावा भी नहीं कर सकते कि मेरे पास पूंजी थी, क्योंकि फिर इनको वापस अपने वही 4 बेडरूम वाले फ्लैट में आना पड़ेगा। अगर इन्होंने कहीं 2 नंबर का पैसा दबाया हुआ है, इसका ये इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे खुल के, क्योंकि अब पूरी जिंदगी लोगों की निगाह इन पे रहेगी कि भाई साहब ये पैसा कहां से लाए। तो इनके लिए मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं है इनका। लेकिन अब इन्होंने सोच रखा है कि जो भी होगा देखा जाएगा।
अभी तो एक बार कुर्सी हाथ में है, जब तक है उसको भोगो, जब नहीं होगी तब कुछ और सोचेंगे। इसीलिए इनका एनडीए में घुसने का, ये जो इंडी अलायंस में घुसने का पर्पस यही है, इनको पता है कि अब मेरी दुकान अकेले नहीं चल सकती। तो जब भी ये इंडी अलायंस की गठबंधन होंगी, कोई मीटिंग होगी, तो मेरा कुछ ना कुछ रेलेवेंस बना रहेगा, मेरे को ये मीटिंग में बुलाते रहेंगे, तो मुझे कम से कम एक फोरम तो मिलेगा, नहीं तो मेरे को वो भी कोई नहीं पूछने वाला। तो ये अपनी लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल प्लानिंग है उसको दिमाग में रख के ये गेम खेल। आपने कहा कि साहब इनकी हर संभव कोशिश है कि जेल ना जाएं, पर इन्होंने इतने सारे कारनामे कर रखे हैं विजय जी, आप ही मेरे प्रोग्राम में एक बार गिनवा चुके हैं कि अलग-अलग किन-किन मामलों की क्या-क्या इंक्वायरी चल रही है। ये तो टाइम की बात है, अंदर तो इनको जाना पड़ेगा। और ऐसे कौन से बड़े मामले हैं, थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी ज़रूर अवगत कराइए, जिनमें ये फँसने ही फँसने हैं। देखिए, एक तो जो अभी केस चल रहा है, ये इतनी बार शोर मचा रहे हैं। आज भी इन्होंने कहा जी 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को, और उसको गलत झूठे केसों में फंसा रखा है, 1 साल से जेल। अरे आपके वकील ये बात कोर्ट में क्यों नहीं बोलते हैं? आपके वकीलों को बोलिए ना कि एक बार जाके कोर्ट में बोल दें कि सर आपने हमें झूठे मुद्दे में फंसा दिया कोर्ट में, आपने एविडेंस ही नहीं देखे, आपको समझ ही नहीं है कुछ। एक बार ये बोल तो दें इनके वकील जो है वो कोर्ट में, फिर कोर्ट मान लेगा कि हाँ उन्होंने झूठे केसों में फंसाया है, तो ये इनकी जो गलतफहमी है वो भी क्लियर हो जाएगी, पहली बात। तो एक तो जो लीकर घोटाला चल रहा है, उसके अलावा जितने भी इनके टेंडर्स हुए हैं, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे डीटीसी का है, चाहे जल बोर्ड का है। देखिए, जहां जहां पे भी टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, वहां सब जगह घपला निकल के आ रहा है। सीएजी रिपोर्ट भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो उसमें भी बड़े सीरियस रिमार्क्स इनके खिलाफ लगे। तो एक नहीं, करीब 30-35 ऐसे मतलब मुकदमे होंगे या केसेस होंगे, जिनमें केजरीवाल साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूज्ड होंगे, कम से कम विटनेस तो होंगे ही होंगे कि आप तो मुख्यमंत्री थे। क्या ये आपकी कारण हुआ या नहीं हुआ? आप एज़ अ चीफ मिनिस्टर क्या कहना चाहेंगे? फिर आप 2 ही ऑप्शन इनके पास बचते हैं, या तो कहेंगे हाँ जी मेरे सामने हुए, तो मतलब इस पूरे भ्रष्टाचार में आप शामिल थे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं रूप इस पूरे में नहीं था, तो इसका मतलब आपकी सरकार में भ्रष्टाचार होता रहा आपकी नाक के नीचे और आपको पता ही नहीं लगा, जबकि परमिशन आपकी होनी चाहिए, आपके बगैर। फिर आप ये कहेंगे कि साहब हमें याद नहीं। याद नहीं तो फिर फाइल नोटिंग दिखा दीजिए। अगर फाइल नोटिंग भी नहीं हुई, तो फिर आपको फिर इसका मतलब पता ही नहीं लगा कि आपके यहाँ घपले क्या हो रहे हैं। तो फिर आप सीएम बन के क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन इनके लिए मुश्किल वाले हैं। ये थोड़ा-सा टाइम पास हो रहा है अभी, लेकिन होगा क्या? कई केस इन पे हैं सर। मानहानि के कई केस इन पे हैं, करप्शन के कई केस इन पे हैं, अलग-अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, अलग-अलग स्टेट में काम हो रहा है। मानहानि का केस कोई इनका यूपी में है, कोई गुजरात में है, कोई आसाम में है, कोई कहीं और है। एक तो ये उस चक्कर में फंसेंगे। हर बार इनको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। फिर इनके बाकी जो डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशंस हैं, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी के केसेस हैं, वहां इनको होगा। फिर इनका शीश महल का अपना ही केस चल रहा है, वो इनके खिलाफ जाएगा। तो कुल मिला के फिर इनका फॉरेस्ट्री का केस है। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर इतने सारे केसेस होंगे कि ये पूरी जिंदगी जस्टिफाई ही करते रहेंगे। और आपको पता है सर कि एक बार जब केस चलता है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे 6 महीने में या 7 महीने में केस खत्म हो जाए। वो आज डेट आएगी, फिर 3 महीने बाद आएगी, फिर 6 महीने बाद आएगी। मतलब आप टेंशन में तो रहोगे ना सर। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं टेंशन फ्री हो गया, मेरे केस खत्म हो गए, चाहे वो 10 साल बाद खत्म हो। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप लटके हुए, और होगा क्या? हर दूसरे तीसरे दिन अखबारों में नाम आएगा, आज केजरीवाल साहब को गुजरात कोर्ट में देखा, आज यूपी कोर्ट में देखा, आज आसाम कोर्ट में देखा, आज दिल्ली के कोर्ट में देखा। तो ये तो सुर्खियों में बने रहेंगे फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये इनकी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी, चाहे ये माने या ना माने। और जहां जाएंगे वहां पत्रकार इनके आगे कैमरा और माइक लेके खड़े हो जाएंगे, आपका क्या कहना है? फिर ये किस किस को क्या क्या जवाब देंगे? लाइफ आसान नहीं है सर, चाहे आज कितना भी बोल दें कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे नहीं लगता कि लाइफ विल बी इजी फॉर।
मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूँ, बीजेपी को 2019 में 303 सीटें मिली थी, एनडीए को 352 सीटें मिली थी, यूपीए को 91, कांग्रेस को 52, टीएमसी को 22, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5। और वोट ऑफ परसेंटेज की बात जहाँ तक है, तो बीजेपी को 37% से ऊपर, कांग्रेस को 19 के ऊपर, टीएमसी को 4 के ऊपर, समाजवादी पार्टी को 2 से ऊपर, बीएसपी को 10% और आम आदमी पार्टी को 0.4%, यानी 1% वोट भी नहीं मिला था। जिस आदमी को इस देश के लोकसभा चुनाव में 1% वोट नहीं मिला, अभी आपने मीडिया का जिक्र किया है विजय जी, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। ये मीडिया इतना मेहरबान क्यों है कि ये बापू की समाधि पर भी जाते हैं तो पीछे-पीछे कैमरे पहुँच जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी लाइव होती हैं, कहीं बोल रहे होते हैं, वो लाइव होता है, इनका हगना-मूतना, इनका कहीं भी जाना, किसी से संवाद करना सब लाइव होता है। ये क्या करिश्मा है? मनी मेक्स द मेयर गो। सर बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे पत्रकार आते हैं मेरे घर पे इंटरव्यू के लिए, बाइट लेने के लिए, तो अक्सर उनसे बात होती है। उनका कहना साफ है कि सर अब आपको हम क्या बताएं। उनका कहना यह है कि सर हमारे न्यूज रूम का पूरा खर्चा केजरीवाल के से निकल जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि दिल्ली पे डेडिकेटेड चैनल बनाए, अगर आप उनको मेन लाइन नेशनल चैनल पे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने दिल्ली स्पेसिफिक चैनल बना दिए या रीजनल चैनल बना दिए, वहां केजरीवाल साहब ही चलते हैं। क्योंकि वहां पे देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका जो खर्चा है वो कौन देगा अलग चैनल चलाने का। तो वहां जो 4-5 रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, जो भी हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन ही होता है, तो एक आपको अलग से स्टूडियो बनाना है, कैमरा एडिटिंग डेस्क लगानी है, वो खर्चा कौन उठाएगा? तो केजरीवाल साहब के एडवर्टाइजमेंट वो खर्चा उठाते हैं। और बात बहुत सीधी सी है कि अगर आपकी पब्लिसिटी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए केजरीवाल साहब की मजबूरी है उनको देना, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट पीआईबी या डीडी तो उनको देगा नहीं कवरेज, तो उनको तो प्राइवेट पे डिपेंड होना है। प्राइवेट ऐसे ही क्यों करेगा? तो फिर प्राइवेट कहेगा जी ऐड दे दो, हम चैनल चला देते हैं आपके लिए। उन्होंने दिल्ली डेडिकेटेड चैनल चलाए हुए हैं, केजरीवाल साहब की फंडिंग जाती है। थोड़ा और चाहिए होता है तो पंजाब सरकार की फंडिंग मिल जाती है। तो कुल मिला के सर कहानी बहुत सिंपल है। आफ्टर ऑल कोई भी इतनी खातिरदारी बगैर किसी एजेंडा के तो करेगा नहीं, और खातिरदारी हमारे सामने है ही कि आप चैनल का खर्चा दे दो, स्टाफ की सैलरी निकल जाए, ओवरहेड्स निकल जाए, कुछ कंपनी को फायदा हो जाए, और केजरीवाल साहब की जेब से कुछ जाता नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, जो मर्जी ले लो। दिल्ली में वैसे ही सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है पर कैपिटा, तो 70-80 हजार करोड़ रुपए साल का है। करेंगे क्या? सड़कें ये बनवा नहीं रहे, हॉस्पिटल में सुविधा है नहीं, स्कूलों की बिल्डिंगों में पेंट वर्श करना है। तो रोज का जिस सरकार के पास 200-250 करोड़ रुपए खर्चने का हो, तो लुटाएगा नहीं तो क्या करेगा? और अगर अपनी पब्लिसिटी और अपने फायदे के लिए नहीं लुटाया तो फिर सत्ता में क्यों आए थे? सिंपल सी बात है। यानी एक अलग तरह का और अलग लेवल का भ्रष्टाचार एक गवर्नमेंट के मुखिया की तरफ से और मीडिया का नैतिक पतन कि वो दूसरे तरीके से अपने चैनल चलाने के लिए रिश्वत के रूप में ही इस तरह की हरकतें कर रहा है और दर्शकों के साथ भी। और जो इस देश में 30 से अधिक और राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, क्योंकि वो उतना पैसा दे नहीं रहे, तो उनको उतनी कवरेज ये नहीं देंगे। एक और बात है, आपने जलकल डिपार्टमेंट की चर्चा की। जलकल डिपार्टमेंट से लोगों को लाखों-लाखों रुपए के बिल पहुँच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि जी बिजली माफ़ कर दी हमने तो, पानी मुफ्त में दे दिया, बिजली मुफ्त दे रहे हैं।
तो ये इतने बड़े-बड़े, लंबे-लंबे बिल कैसे आ रहे हैं? और इसका ठीकरा ये भारतीय जनता पार्टी और एलजी के सिर पर क्यों फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बेशर्मी कर रहे हैं? देखिए सर, बात वहीं आ जाती है ना, अगर आपके एथिक्स और मॉरलिटी नहीं है, तो आप तो कुछ भी करेंगे। सवाल ये है कि जल बोर्ड किसके अंडर आता है? अगर जल बोर्ड में पहले इनके राघव चड्ढा शायद वाइस चेयरमैन थे, फिर कोई और वाइस चेयरमैन था। अब उनसे पूछिए ना, ये कह रहे हैं कोविड के समय में शुरू हुआ। कोविड के समय में वाइस चेयरमैन कौन था? आप ही की पार्टी का था ना। उसको लपेटिए ना अंदर, उसको पूछिए तुमने क्या घपला करवाया भाई। अगर केजरीवाल साहब को ये पता ही नहीं कि भाई इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की कैसे जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है, अगर ये फर्जी बिल आए हैं तो हाथ से तो लिखे गए नहीं, ये तो कंप्यूटराइज्ड बिल है। इसका मतलब एंट्री गलत किसने करी? जिन लोगों ने एंट्री गलत करी है तो सबको पता होगा किस कंप्यूटर में, क्योंकि आज के कंप्यूटर में तो डिजिटल प्रिंट लेना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल साहब को लगता है लाखों रुपए का बिल आ गया है, तो इनके पूरे आईटी सिस्टम का साइबर ऑडिट हो जाना चाहिए। पता लग जाएगा किस तारीख को किसने क्या घपला किया, सबको उठा के जेल में डाल दो। 4 दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? आज अगर बैंकिंग सिस्टम में या स्टॉक मार्केट में जब भी कोई इस तरह का घपला होता है, तो क्या किया जाता है? आपके आईटी सिस्टम का फॉरेंसिक ऑडिट होता है ना, कि गलत एंट्री क्यों हुई, कब हुई, किसने करी, किस कंप्यूटर से हुई, कितने बजे हुई, कहाँ हुई, सब चीजें सामने आ जाती। अगर केजरीवाल साहब इतने ही ज्यादा चिंतित हैं, तो यार अपना आईटी डिपार्टमेंट का एक फॉरेंसिक, जो वाटरवर्क्स देखता है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, उसका एक फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए। प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट वी हैव टू लुक एट। दूसरे, इन्होंने शुरू में कहा कि हमारे 21 एमएलए तोड़ने की कोशिश हो रही है, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। फिर 21 से 7 एमएलए पे आ गए कि उनको तो संपर्क साधा गया है, 25-25 करोड़ देने की बात आई है। जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर के पहुंची और उनसे पूछा कि कौन से 7 एमएलए हैं, उनके जरा नाम बताइए, कौन सी तारीख में, किस समय पर, किस फ़ोन नंबर से, किस फ़ोन नंबर पर संपर्क किया गया या दूसरे लिंक्स से संपर्क किया गया, उनके नाम बताइए, तो नाम भी बताने को तैयार नहीं है। अब कह रहे हैं कि मैसेज आया है इंडी अलायंस से, यानी कांग्रेस से, गठबंधन तोड़ दो और अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर ईडी के ज़रिए आपको गिरफ्तार कराएँगे। इन्होंने मज़ाक बना के रख दिया है इन सब चीज़ों को। ऑब्वियसली सर, देखिए क्या है, झूठ बोलने की आदत है, सेंसेशन फैलाना है कि हमें 25 करोड़ दे दिया, ये दे दिया। कौन देगा सर इनको 25 करोड़? किस लिए देगा? तो सर, कोई कबाड़ थोड़ी खरीदता है दुनिया में। और अगर आपके पास, अगर देखिए 1-2 सीट का दाएं बाएं होता तो मैं समझ सकता था कि भाई कोई इंटरेस्ट है मेरा। मेरा जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मेरे को आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, और आपके मैं 25 आदमी तोड़ के क्यों पैसा लगाऊंगा सर? 25 करोड़ से 25 आदमी, मतलब 625 करोड़ रुपए में क्यों लगा दूंगा? जबकि मुझे पता है कि सत्ता मेरे हाथ में फिर भी नहीं आनी है, तो किस लिए मैं तोड़ लूंगा? मतलब आप क्या समझते हैं कि बेसिकली बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं लोग, क्या वो इतने नालायक हैं कि उनको नहीं पता कि यार किस पे हाथ डालना है और किस पे नहीं डालना? दूसरा, मैं आपको ऐसे-ऐसे, क्योंकि चुनाव का माहौल है, अभी पिछले जब राज्यसभा, मतलब जो राज्यों में चुनाव हुए विधानसभा के, इसमें पॉलिटिकल इक्वेशन बदली है। मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारे एमपी, एमएलए हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं वॉलंटरली। बीजेपी एंट्री नहीं दे रही, जबकि वहां बीजेपी को जरूरत है और वो फर्क डाल सकते हैं वहां पे, मैं जानता हूं। बीजेपी एंट्री नहीं दे रही, वो कह रहे नहीं, हम सोचेंगे। तो जहां पे बीजेपी को फायदा है, बीजेपी को लगता है मेरा अपना कैडर है, मैं अपना गेम प्लान खुद करूंगा। तुमने एक अन्ना हजारे के मूवमेंट में जनता को टोपी पहना के टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज करके सत्ता जीत ली, जनता ने भी दे दी, अच्छी बात है।
आपको मौका मिला, राजनीति है, आपके पास डेमोक्रेटिक राइट है, आप चुनाव लड़े, जनता ने आपको जिता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बीजेपी को पता है कि हम 35 सीटें भी इनकी तोड़ लेंगे तो हमारे को कोई फायदा नहीं होने वाला। भाई 35-40 ये बोलते तब तो बात समझ में आती है। 25 लोग, 10 लोग, 7 लोग, करेगा क्या? कॉमन सेंस की बात है ना सर। मैं क्यों लूंगा सर? मैं आपके घर को गिराना चाहता हूं, मैं कहूंगा जी खो विजय सरदाना आप मेरे घर में से 6 ईंटें ले गया, उसका घर गिर जाएगा। सवाल ये है, तो इतना कॉमन सेंस तो सर किसी के पास भी होगा ना। और ये तो पॉलिटिशियन है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनको पता है कैसे गेम कहां खेलना है। लेकिन ये जबरदस्ती अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि साहब हमारे 7 एमएलए को, यार कोई भी नहीं आते वाला। ये सब गलतफहमी है। केजरीवाल साहब को रोज एक हेडलाइन चाहिए। अगर ये 4 दिन नहीं बोलेंगे तो ये सीन से बाहर हो जाएंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए। इन्होंने बड़ा ड्रामा किया, एक जगह गए और वहाँ पानी का जो बिल आया हुआ था उसको फाड़ दिया। इसके अलावा मतलब एक चीफ मिनिस्टर ये हरकत कर रहा है और गलती किसी और की भी नहीं है, उन्हीं की है और उन्हीं की सरकार की है। लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि गलत बिल है तो फाड़ दो, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब माफ़ करूँगा, सारे माफ़ करवा दूँगा। और ये बीजेपी और एलजी तो रोक नहीं पाएँगे मुझे तुम लोगों का भला करने से। लेकिन एक जगह एक सभा कर रहे हैं, सभा में कह रहे हैं कि मुझे पता है आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो वोट आप कहीं और दे देते हैं। इस बार आप ये 7 की 7 सीट मुझे दे दो और मैं आपके ये जो 7 एमपी हमारे चुने जाएँगे, ये एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे दिल्ली में और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपके ये सारे बिल माफ़ हो जाएँगे। यानी पहले तो आप लाख-लाख के बिल भेजो लोगों को, फिर लोगों को डराओ, लालच दो, उनसे कहो कि पहले हमारे सातों एमपी जिताओ और उसके बाद हम आपके बिल माफ़ करेंगे। यानी गलती आपकी है और आप एक तरीके से बहुत गलत तरीके से उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं। देखिए सर, मैंने आपसे एक ही बात कही कि किसी भी हद तक आदमी को जाना है, डेस्परेशन है, इनको पता है कि इनका मास बेस नहीं है। अब अन्ना हजारे का मूवमेंट खत्म हो चुका, अब बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं। अभी कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है जिसके कारण लोग इनको देख लें। बिजली का बिल इनके लिए फ्री है तो कुछ नया नहीं है। पानी का बिल इनको इसलिए डराना पड़ रहा है कि देखिए अगर आप नहीं हमें वोट देंगे तो ये झेलना पड़ेगा आपको। तो ये सिर्फ अल्टीमेटली आप इस बात को समझिए कि चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, अल्टीमेटली केजरीवाल के हर एजेंडा में ये है कि टैक्स पेयर के पैसे से कैसे खेलना है अपने फायदे के लिए। चाहे उसको फ्री बांटे या इन्फ्लेटेड बिल देके वापस माफ कराएं या कुछ और करें। कुल मिला के आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में टैक्स पेयर के पैसे को कैसे मिसयूज किया जाए अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। इनकी हर घोषणाएं, हर चाल में एक वही कॉमन फैक्टर मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। घूम फिर के टैक्स पेयर के पैसे पे ही खेलना है। चाहे ये बोले कि मैंने आपको ये दे दिया, मैंने फ्री बिजली दे दी, पानी को जेब से दिया क्या यार? दिया तो टैक्स पेयर के पैसे से ना। ये कहते हमने दे दिया, तुम्हारी जेब से क्या लगा भाई? तुमने कौन सा दे दिया? जेब से 5 पैसे भी दिए आज तक? तो ये अल्टीमेटली इनका पूरा का पूरा खेल है टैक्स पेयर के पैसे से खिलवाड़। एकमात्र पॉलिटिकल एजेंडा इनका ये है कि किस तरह से टैक्स पेयर के पैसे का यूज या मिसयूज किया जाए जिससे अपने को फायदा, बस। इसके अलावा कोई रणनीति नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने तक इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी? यानी नतीजे आने और फिर से प्रधानमंत्री बनने तक तो ये अंदर नहीं जाएँगे आपके विचार से? देखिए ऐसा है सर कि 16 तारीख को, 16 मार्च को
इनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। जैसा मैंने कहा कि ये फिर वहां से दौड़ेंगे हाई कोर्ट, फिर वहां से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा प्रयास करेंगे कि किसी तरह से मैं बाहर रहूं। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने पूरे न्यायिक व्यवस्था का मिसयूज किया है या उसका मखौल बनाया है, ये जजेस पे और कोर्ट जो प्रणाली है, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा एक मजाक बन गया कि अगर आप रिसोर्सफुल हैं, आप अगर चीफ मिनिस्टर हैं, आप तो जैसे चाहें कोर्ट्स को नचा सकते हैं। अब ये भारत की न्याय व्यवस्था पे है ये देखना कि वो अपने जो नजर है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पे देखिए मुद्दा क्या है। अल्टीमेटली लोग ये कहते हैं इसको ये जाएगा नहीं और घूमते फिरते ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे देगा। आज सोशल मीडिया इस बात को लेके पूरी चर्चा में है। सवाल अब इस बात का है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह की टेंडेंसी को डिस्करेज करेंगे या एनकरेज करेंगे? अब तो ये देखने वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।